आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 लाख की राशि 1.5 वर्षों में 14% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित क्या होगी। मतलब ये 1.5 लाख की राशि 1.5 वर्ष में 14% प्रति वर्ष की दर से अगर वो अर्धवार्षिक संयोजित होगी तो 1.5 लाख रुपए कितने में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। ये मूलधन दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे समय 3 वर्ष दिया है, अब 1.5 वर्ष दिया, सॉरी समय कितना दिया हुआ है, 1.5 वर्ष दिया हुआ है और रेट जो है 14% दिया हुआ है। रेट जो है वो प्रति वर्ष दिया हुआ है, मतलब 1 साल का जो रेट है वो 14% दिया हुआ है। और हमको क्या ज्ञात करना है, अर्धवार्षिक रूप से हर छमाही पे ज्ञात करना हमको। तो रेट हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये जो 14% दिया हुआ है वो 12 महीने का रेट है। 12 महीने में मतलब 1 साल में 14% लगेगा, लेकिन हमको छमाही निकालना, अर्धवार्षिक निकालना है। हम 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है वो वार्षिक दिया हुआ है, हमको छमाही निकालना है। तो 14% ये 12 महीने का मान है, तो 6 महीने का मान कैसे निकालेंगे, 2 से ये 7 बार में कटेगा, 7%। 7% क्या हो गया, हर छमाही देना पड़ेगा 7%। अब समय भी क्या है कि 1.5 वर्ष दिया हुआ है और हर छमाही पे क्या करना है, इंटरेस्ट लगना है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मंथ में चेंज कर लेंगे। 1 साल में 12 महीना, उसके बाद आधा साल में 6 महीने, यानी कि 18 महीना। कितना हो गया, 18 महीना। हमको क्या देना, किस रूप में देना है, छमाही रूप में, अर्धवार्षिक रूप में देना है। तो अगर तिमाही देना हो तो 3 से भाग देते, छमाही देना है 6 से भाग देंगे, क्वार्टरली देना होता तो 4 से भाग देते। तो कितना हो गया, 3 हो गया। यानी रेट क्या हो गया, 7% हो गया, समय क्या हो गया, 3। अब मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, A इज इक्वल टू पहला फर्स्ट टाइप क्या होगा, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पे पावर T। इसको रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका हम जो आपको बताएंगे, दूसरा तरीका, सेकंड मेथड जो हम आपको बताएंगे, हम आपको सेकंड मेथड बताएंगे कि प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर हम लोग ज्ञात कर लें। 3 साल का मतलब 3 टर्म का प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कर लें। तो प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर 3 का क्या होगा, 3A प्लस 3A स्क्वायर अपन 100 प्लस A क्यूब अपन 100 का स्क्वायर। ये प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात हो जाएगी। जब भी प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात हो जाती है तो मूलधन का उतना % निकाल लेंगे तो क्या निकल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर ये है, ये क्या है, 3 वर्ष का प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर। ब्याज दर 3 वर्ष का प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए मतलब रेट हो गया, मतलब ब्याज दर कितना दिया हुआ है, 3 है मतलब 7 या 21, ये 3A स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 27 के साथ 3 चौक 12 2 14 बटा 100 प्लस A क्यूब, 7 से 49 से 343 बटा, ये कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4,
ये 21 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.47 हो गया। यहाँ पे नीचे कितना जीरो है, 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे 4 अंक के बाद। तो कितना अंक दिया हुआ है, 1 2 3, तो पहले 3 अंक लिख लेंगे, 3 4 3, एक अंक और जीरो बढ़ा देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कैसे देख लीजिए, 21 इसके आगे दशमलव लगा के कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद क्या है 1.47, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो 1 लिख दिए, उसके बाद 4 7 दिया हुआ है, फिर दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले कुछ नहीं दिया हो तो जीरो लगा देंगे, दशमलव के बाद क्या दिया हुआ, 0 3 4 3, 0 3 4 3, जहां जहां गए पर वहां जीरो लगा दो, जोड़ लो, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 3 10 का 0, 4 1 5, 21 1 22, यानी कि 22.5043%। ये क्या होगा, 3 वर्ष का प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर है, ये 3 वर्ष का प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर है। ये प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर ये होता क्या है कि मूलधन पे अगर हम लोग इतना % निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है, मूलधन पे इतना % अगर निकाल देंगे तो 3 वर्ष का क्या पता चल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। अब पूछ रहा है कि वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर क्या होगी, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है मूलधन इंटू 100 प्लस x, 100 प्लस r अपन 100 होता है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 100 प्लस r अपन 100, मूलधन कितना दिया हुआ है 1 लाख, कायदा है। अब ये क्या हो गया, 100 में इतना जोड़ेंगे तो 122.5043 अपन कितना हो गया 100, ये दशमलव हटेगा, दशमलव की जगह 1 आ गया, उसके बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है तो 4 जीरो लगा देंगे, तो टोटल कितना जीरो हो गया, 6 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बचा क्या 122 50 43/10, एक जीरो है तो एक अंक के बाद क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, यानी कि 122 50 4.3, तो 122 50 4.3 इसके लगभग कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। 3 वर्ष का प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर हम ज्ञात कर लेंगे, ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हुआ है, अदरवाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 ही लाइन का ये क्वेश्चन था, 2 लाइन का बस। 3 वर्ष का प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज दर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है यदि किसी संख्या के 1/5 के 1/4 का 1/3 18 है तो उस संख्या का 3/10 हिस्सा कितनी है। मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, उसका 1/5 मतलब 1/5 भाग के 1/4 मतलब 1/4 भाग का 1/3, इसका 1/3 मतलब 1/3 भाग, ये कितना है 18 है, 4 × 5 = 20 60, x की वैल्यू यहाँ पे 60 का इसमें 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108। अब क्या बोल रहा है, तो उस संख्या का 3/10 हिस्सा, तो इस संख्या का 3/10 हिस्सा, इधर भी 3/10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0
कैंसिल, क्या हो गया 324। सी ऑप्शन सही। किसी संख्या मान लेंगे संख्या x है, उसका 1/5 मतलब 1/5, उसका 1/4 मतलब 1/4 का 1/3 मतलब इसका 1/3, ये किसके बराबर है 18 के। तो बोल रहा है कि उस संख्या का 3/10वां हिस्सा, तो x का मान निकालेंगे 1080 आएगा, उसका 3/10वां हिस्सा निकालेंगे तो 324 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5.5 को क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं, 1.5 को क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस b स्क्वायर। अब हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये 2ab है क्या, तो 2ab कैसे चेक करेंगे, 2 इंटू ए क्या मान है हम लोग 5.5, b क्या मान है हम लोग 1.5, तो 2 से 1.5 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा 3, तो 5.5 में 3 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 × 5 = 15 का 5, 3 × 5 = 16, 16.5। यानी कि ये किस फॉर्म में है, 2ab के फॉर्म में है, क्योंकि 16.5 यहाँ भी आ रहा है, 16.5 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या माने है 5.5 माइनस बी की वैल्यू 1.5 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सी ऑप्शन सही है, 16 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है P और Q ने एक व्यवसाय में 5 और 13 के अनुपात में निवेश किया। Q ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 और 26 के अनुपात में साझा किया हो तो P की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी। देखिए जो भी लाभ का अनुपात बढ़ता है, मतलब जो भी लाभ बढ़ता है जिस अनुपात में, वो किस अनुपात में बटेगा, पहले का कैपिटल मतलब पहले की पूंजी इंटू पहले का समय अपान दूसरे की पूंजी इंटू दूसरे का समय। ये क्या होगा, पहले का लाभ और दूसरे का लाभ। पहले का पूंजी और समय का अनुपात और दूसरे की पूंजी और समय का, पहले की पूंजी और समय दूसरे की पूंजी और समय का अनुपात उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। पहले की पूंजी क्या है 5 और 13, मतलब पहले की 5 है और दूसरे की 13 है। पहला मतलब ये P है और ये क्या है Q है। बोल रहा Q ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, यानी Q ने कितने महीने तक काम किया, 6 महीने तक, 6 महीने तक पूंजी इन्वेस्ट किया था। मान लेते हैं P X महीने तक इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया हो कि P ने कितने महीने तक इन्वेस्ट किया है, वही पूछा हुआ है। अब इनके लाभ का अनुपात कितना है 25 और 26। ये 5 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, 13 से 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 बच्चे 15। तो P की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी 15 महीने तक। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.51345 पे बार का साधारण भिन्न में कितना मान है, इसको कैसे लगाते हैं 0.51345 पे बार। सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 51345। अब इस नंबर से जिस संख्या पे जिस अंक पे बार नहीं है, मतलब
51 पे बार नहीं है, उनको क्या कर दें, माइनस कर देंगे। जिस पे बार नहीं है उसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। सबसे पहले कुल संख्या लिखेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कितनी संख्या पे बार है, 3 संख्या पे बार है तो 3 9 लिख देंगे। कितनी संख्या पे बार नहीं है, 2 संख्या पे, तो 2 0 लिख देंगे। मतलब अगर बार है तो उसके जगह 9 लिखेंगे, अगर बार नहीं है तो उसके जगह 0 लिखेंगे। ये कितना होगा, 4, ये कितना होगा, 51294। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी 8 और 9 के अनुपात में है, बी और सी 12 और 55 के अनुपात में है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो ए बी सी का अनुपात क्या है, देखिए इसको कैसे करते हैं। ए और बी का अनुपात क्या दिया हुआ है, तो ए बी और सी लिख देंगे। ए और बी का अनुपात 8 और 9 दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात 12 और 55 दिया हुआ है। ए और बी का अनुपात लिख देंगे, फिर उसके नीचे बी और सी का दिया तो 12 और 55 लिख देंगे। ये करने का तरीका क्या है, अब जो है या तो दाहिने तरफ या बाएं तरफ, 9 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, फिर 12 है, 12 के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ 12 लिख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 96, ये 108, ये कितना हो गया। अब ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। 3 से कटने के लिए क्या शर्त है, उनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, 9 से 15 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 9 4 13 5 18 कट जाएगा। 3 से काटिए, 32 टाइम में जाएगा, 36 टाइम में, 32 36 165, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा है। पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कमरे का ये मान लीजिए फर्श, ये इस सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर, 896 सेंटीमीटर, तो ये 896 सेंटीमीटर ये लंबा हो गया। 600 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर, तो 672 सेंटीमीटर हो गया। ये भी 672 सेंटीमीटर हो गया, ये 896 सेंटीमीटर। तो ये क्या बना रहा है, आयत बना रहा है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती है। अब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये क्या हो गया, आयत हो गया। अब हम लोग कह रहे हैं इसमें कि पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइल, ये एक टाइल चाहिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। वर्गाकार टाइल की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो उस वर्गाकार टाइल की आवश्यकता, तो उस वर्गाकार टाइल कितने लगेंगे जिससे ये क्या होगा,
ये पूरा ढक जाएगा। मतलब इस तरह के वर्गाकार कितने टाइल होंगे जिससे ये पूरी तरह कवर हो जाएगा, ढक जाएगा। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए हम क्या करेंगे, इसका लंबाई किससे हम चुनेंगे, वो लंबाई ऐसी होगी जो इसमें भी निहित हो और इसमें भी निहित हो। ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि क्या करना है। इसकी जो लंबाई होगी, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई, ये वर्गाकार टाइल की, ऐसा लेंगे कि उसकी लंबाई इसमें भी निहित हो और इसमें भी निहित हो। जैसे 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं, या फिर 6 और 8 का एचसीएफ। 6 और 8 का एचसीएफ क्या होता है, 2। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, यानी कि एचसीएफ इसमें भी निहित है और इसमें भी निहित है, दोनों में है। क्योंकि 6 किससे बना है, 2 और 3 से मिलकर बना है। 8 किससे बना है, 2 और 4 से मिलकर बना है। यानी एचसीएफ क्या होती है, इसमें भी निहित होती है और उसमें भी निहित होती है। तो हम लोग को जो लंबाई इसका लेना है, वर्ग का लंबाई या चौड़ाई सब समान लेना है। तो ऐसा लेना है जो इसी में निहित हो, मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी निहित हो। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे किसका, 896 और 672 का। 896 और 672 का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका, इन दोनों को घटा दो, ये क्या है, 4 2 2। अब चेक कर लीजिए, क्या ये 224 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 बार में डिवाइड करेगा। क्या 224 672 को भी डिवाइड कर रहा है, ये 4 बार में डिवाइड होगा। और ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। तो यही एचसीएफ होगा। अगर एचसीएफ ये जब भी डिवाइड करे इनको, तो इनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 4 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो 224 से क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर यहाँ पे 8 आता और यहाँ पे 6 आता तो क्या ये एचसीएफ होता, नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो जो कॉमन है फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 और 3 आया, इनको डिवाइड करने के बाद इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस वजह से इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 224 हो गया। इन दोनों का एचसीएफ क्या लिख देंगे, 224, 2 2 4। देखिए ये जो कमरे का जो फर्श है वो किस आकार में है, आयत के आकार में है। वो फर्श जो है आयत के आकार का क्षेत्रफल कवर किया हुआ है। तो हमको जो है ये वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्गाकार टाइलों की संख्या मान लेते हैं n है। जो n का मान होगा वो किसके बराबर होगा, ये फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 672 इंटू 896 अपान वर्गाकार टाइल, मतलब ये जो 224 आएगा ना, ये वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा का मान होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 224 इंटू 224। ये जो 224 आएगा ये वर्गाकार टाइल के प्रत्येक भुजा का मान होगा। तो 224 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12। 12 टाइल ऐसे लगेंगे जो क्या कर देंगे, इस कमरे के फर्श को कवर कर लेंगे, कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो जो भी एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो आएगा वो वर्गाकार टाइल के प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। ये 2 2 4, ये भी 2 2 4 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 2 4 इसमें निहित है, निहित है, क्योंकि 224 में
4 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में आ रहा है 896। इसी 224 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में आ रहा है 672। तो यानी कि 224 क्या हो गया, उसका HCF हो गया, इन दोनों का HCF हो गया। अब वही HCF जो है वर्गाकार टाइल के प्रत्येक भुजा की लंबाई हो। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसप 840 है और उनका मसप 7 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 56, सेकेंड नंबर क्या मान लेंगे x मान लेंगे, LCM कितना दिया हुआ 840, HCF कितना LCM कितना दिया 840, HCF कितना दिया हुआ 7। ये कितनी बार में कटेगा 8 बार में, 8 से इसको कितनी बार में कटेंगे 105 बार में। तो x का मान क्या हो गया 105। तो दूसरी संख्या का मान क्या हो गया 105। बेहद आसान। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। देखिए क्या करेंगे इसमें, देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे। जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य वो होता है क्या अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस D1 अपन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपन 100 इंटू 100 माइनस D3 अपन 100। D1 D2 D3 अपन 100। विक्रय मूल्य कितना बच रहा है, क्रमिक छूटों के बाद इतने में क्या कर दिया बेच दिया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो 267 30। अब क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना, अंकित मूल्य कितना है 450 इंटू पहला छूट कितना है 10%। तो 100 में से 10 गया कितना बचा 90, 90 बटा 100। दूसरा क्या है x%, तो 100 माइनस एक्स, D2 की जगह x रखेंगे अपॉन 100 इंटू D3 की वैल्यू क्या दी है 20%। तो 100 में से 20 गया 80 बचा, तो 80 बटा 100। देखिए 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये कितनी बार में कटेगा, ये 100 को इधर लेके जाएंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो क्या होगा हट जाएगा, मतलब ये दशमलव क्या है हट जाएगा। तो बचेगा क्या 45 इंटू 9 इंटू 100 माइनस एक्स इंटू, अब बचा क्या है यहाँ पे 20 100 का 80 20 25 100 4/5। 5 से कितनी बार में कटेगा 9 बार में। अब देखते हैं 9 से ये कटेगा, 9 दूना 18 8 बचा 9 9 81 9 7 63। फिर 9 से काटते इसको, 9 त्रिक 27 9 तिया 27 330 बार में गया। फिर 4 बचा है, 4 से काटते हैं, 4 8 32 कितना बचा 1, 4 दूना 8 बचा कितना 4 5 20। ये किसके बराबर होगा 100 माइनस एक्स के बराबर, यही तो बचा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस 82.5 यानी कि 17.5%, 17.5% इसका क्या होगा आंसर होगा। इस फार्मूले पे रख देंगे, कितना भी छूट क्यों न दिया हो क्रमिक रूप से 4 5 6 बढ़ते जाएंगे। ऐसे जो विक्रय मूल्य आता है अंकित मूल्य में छूट के बाद आता है,
जब भी अंकित मूल्य में छूट दे दिया जाए, छूट देने के बाद जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड क्या, आप 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11, और सबसे छोटी 3 है। इसको 11x मान लें और इसको 3x मान लें, इन दोनों को जोड़ दे कितना आएगा, 14x आएगा। x का कुछ न कुछ मान होगा, यानी कि जो संख्या होगी वो 14 का मल्टीपल होगी, जो संख्या होगी वो 14 का गुणक होगी। 14 का गुणक का मतलब ये हुआ कि अगर उस संख्या को 14 से विभाजित कर दिया जाए तो संख्या भाग चला जाएगा उसमें। अगर भी कोई संख्या जैसे 6 है, 6 2 और 3 का गुणक है, जिस संख्या का गुणक होता है उस संख्या से भाग देने पर वो संख्या विभाजित भी हो जाती है। 6 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है, 2 और 3 का गुणक है, तो 6 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे है, जो 14x आया, ये जो भी नंबर आएगा वो 14 का मल्टीपल होगा, यानी कि इस संख्या को अगर 14 से विभाजित कर दे तो वो संख्या कंप्लीटली 14 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं, क्या 60 14 से विभाजित है, नहीं है। क्या 64 14 से विभाजित है, नहीं है। क्या 84 विभाजित है, विभाजित है, 14 6 84। क्या 108 विभाजित है, नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का आंसर है। ये फर्स्ट मेथड है आपको सॉल्व करने का, बाई ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, ये पहला तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लीजिए। सेकंड मेथड क्या है, उनका लघुत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है, एलसीएम 1386 दिया हुआ है, और अनुपात कितना दिया हुआ, 3 7 और 11। हम क्या करेंगे, संख्याओं को मान लेंगे। पहली संख्या कितनी हो गई, 3x, दूसरी संख्या 7x, तीसरी संख्या 11x। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालने का हम तरीका आपको बता रहे हैं। एलसीएम जब भी संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। तो जब अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है, उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो अभाज्य संख्या 3 7 11 है, 3 का गुणनफल यानी 3 7 और 11, यही क्या होगा, एलसीएम होगा। सब में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इंटू एक्स कर देंगे। तीन सब का एलसीएम क्या हो गया, 3 × 7 × 11 इंटू एक्स। इन सब का एलसीएम क्या हो गया, 3 × 7 × 11। मतलब जो अभाज्य संख्या है उनको मल्टीप्लाई कर दो, और एक संख्या ऐसी है जो सब में कॉमन है, x ऐसी है जो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये एलसीएम हो गया। अब वही तीनों का एलसीएम क्या दिया हुआ है, 1386। 1386। अब डिवाइड करो 11 से, 11 एक बार में बचा कितना, 2, 11 दूना 22, 11 6 66। फिर 7 से, 7 1 7, 7 8 56, यही आया। फिर 3 से, 3 से कितनी बार हो जाएगा, 6 बार में। तो x का मान क्या हो गया, 6 हुआ। अब हमको क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 11x और सबसे छोटी संख्या 3x, इनका योग ज्ञात करना है। तो 13 और 1 11 और 3 14x हो गया, 14x हो गया। और x का मान क्या है, 6 दिया हुआ है, 14 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 84। देखिए आंसर इससे भी क्या आया, सी। तो आप इसको 2 सेकंड में भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो एकदम बेसिक सीखना चाह रहे हैं। अगर इसमें आपका स्पीड होगा, हो सकता है ध्यान ना आए कि ऑप्शन से भी ये आंसर हो सकता है, तो आप जिसका स्पीड ठीक होगा वो भी मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा, वो सॉल्व कर सकता है इस तरीके से भी। बस एक चीज इसमें ध्यान रखना है आपको कि जब भी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो जो एलसीएम होगा उनका गुणनफल ही क्या होता है,
उनका एलसीएम होता है। गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम होता है। और जो संख्या कॉमन है, एक्स तीनों में कॉमन है, उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यही एलसीएम होगा किसका? 3x, 7x और 11x। बस इतना जानना था इसमें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाजित है तो 3x माइनस 4y का मान क्या होगा? यदि ये 9 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है तो निश्चित तौर पे ये संख्या 72 के गुणनखंड से भी विभाजित होगी। ये संख्या निश्चित तौर पे अगर 72 से विभाजित है तो इसके गुणनखंड से भी विभाजित होगी। इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 होंगे, 3, 4, 6, 8, 9, 12। ये निश्चित तौर पे यह संख्या इनसे भी विभाजित होगी। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 से भी ये संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। तो हम अगर सबसे बारी बारी से विभाजित करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि आंसर कब आ जाता है? जब हम 3 से, 8 से और 9 से भाग दे तो हमको समझ आ जाता है कि x का मान क्या रखेंगे वहां पे, y का मान क्या रखेंगे, जिससे हम लोग आंसर निकाल सके। तो हम किससे भाग देंगे? 3 से, 8 से और 9 से। तो 3 से कोई संख्या कब विभाजित होगी उसका नियम जान लीजिए। कोई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उनके अंकों का योग क्या हो? 3 से विभाजित हो। उनके अंक का योगफल कितना होगा? 7, 8, 15, 5, 20, 20, 3, 23, 29, 29, 7, 36, 36, 8, 44 प्लस एक्स और वाई भी है। एक्स हो गया और वाई भी हो गया। ये किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 कोई संख्या 8 से विभाजित कब होती है? या फिर 9 से देख लेते हैं। कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होती है जब उन संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित हो। जो 3 का है वही 9 का भी है। यानी कि ये 44 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी किससे विभाजित होनी चाहिए? 9 से विभाजित होनी चाहिए। और क्या 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? संख्या के लास्ट के 3 अंक, इस संख्या के लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 8 से विभाजित होने चाहिए। लास्ट के 3 अंक कौन सा होगा? 78y/8। 8 से ये संख्या विभाजित करना है तो उस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अगर हमसे कोई पूछे 556 72 दिया हुआ है, 672 दिया हुआ है, ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम इस संख्या के लास्ट के 3 अंक लेंगे। कितना है? 672। 672 को अगर हम 8 से विभाजित करते हैं, 8 8 64, 8 चौक 32, विभाजित हो जाता है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित है तो निश्चित तौर पर यह संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। सेम वही कंसेप्ट यहां भी है। अब 8 से इसको विभाजित कीजिए। 8 9 72, बचा कितना? 6 बचा है। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या आ जाए जिससे ये पूरी विभाजित हो जाए? तो 4 आ जाए। y की जगह क्या लिख दे? अगर 4 लिख दे तो 8 8 64, ये भी कंप्लीटली क्या हो जाएगी? कट जाएगी। यानी कि यहाँ पे y का मान हमको क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। y का मान 4 रखना पड़ेगा। अब देखिए कोई संख्या अगर इनमें हम 4 रख दें, यहां भी हम 4 रख दें और यहां भी क्या कर दें? 4 रख दें। अब x का मान ऐसा हमको रखना पड़ेगा जो 3 से भी विभाजित हो जाए, ये पूरी संख्या, और 9 से भी विभाजित हो जाए। देखिए क्या हो गया? अब 44 4 88, 88 प्लस x हो गया। 44 4 88, 88 प्लस x हो गया। 88 प्लस x का कौन सा ऐसा मान रखा जाए जो 9 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए? अगर हम 0 रखेंगे तो क्या 88 3 से विभाजित होगी? नहीं होगी। हम बारी बारी से रखते जाएंगे। 1 रखेंगे तो 88 1 89 विभाजित होगी? नहीं। 2 रखेंगे 88 2 90, 3 से कितनी बार हो जाएगा? 30 बार में। यहाँ पे 2 रखेंगे 88 2,
अब हम चेक करेंगे बारी बारी से कि ये संख्या 8 से y का मान क्या रखेंगे, कट जाएगी। x और y का मान क्या रखेंगे कि 3 से कट जाएगी। x और y का मान क्या रखेंगे कि 9 से कट जाएगी। हम देखते हैं, सबसे पहले इसको भाग देंगे। 78 को 8 से भाग दिया, कितनी बार है, 9 बार में क्या, 8 9 72, बचा कितना, 6। अब हम y का मान क्या रख दे कि जो 8 से कट जाए। अगर हम y का मान 4 रख दे तो 8 8 64, तो 8 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कट जाएगा। यानी अगर हम y का मान कितना रख दे, 4 रख दे, तो ये निश्चित तौर पे ये संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब बाकी दो में भी हम क्या कर दें, 4 रख दे y का मान, तो ये क्या हो गया, 44 4 48 x हो गया। ये भी 44 4 48 x हो गया। अब हमको x का मान ऐसा रखना है जो 3 से भी विभाजित हो जाए और ये पूरी संख्या 9 से भी विभाजित हो जाए। हम बारी बारी से रखते हैं। अगर 0 रखें तो बचेगा क्या, 48। 48 3 से विभाजित है, हाँ विभाजित हो जा रही है, लेकिन 9 से 48 नहीं विभाजित हो जा रही है, नहीं विभाजित हो रही है। विभाजित होना चाहिए तो दोनों से विभाजित होना चाहिए, अदरवाइज एक से नहीं। अगर 2 रखेंगे तो 48 से 49 क्या 3 से विभाजित होगी, नहीं होगी। 3 रखेंगे, 48 3 51, 3 से विभाजित होगी, कितनी बार में, 17 बार में। 48 3 51, 51 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे, 48 4 52, 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 5 रखेंगे, 48 5 53, 3 से नहीं विभाजित होगा। 6 जब रखेंगे, 48 और 6 54, 54 क्या, जब x का मान 6 रखें तो 54 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ। अगर x का मान हम 6 रख दिया तो 54 आया, तो 54 9 से भी विभाजित हो रहा है, तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, और y का मान 4 रखना पड़ेगा। जब x का मान 6 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, तो ये संख्या डेफिनेटली किससे विभाजित हो जाएगी, 72 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हमको इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह 6 हो गया, माइनस 4y, 4 इंटू 4 18 माइनस 16, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2। 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्लास 9 की अंतिम परीक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, जिनमें 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। कक्षा x में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए, अगर 10% फेल हो गए तो पास कितने हुए, 90%, तो 50 का 90% निकाल लेंगे, 90/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 5 9 45, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रिंटरों प्रत्येक 12,000 में एक को 20% के लाभ पे और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। प्रत्येक प्रिंटर को कितने में बेचा गया, 12,000 में। लेकिन जब 12,000 में बेचा गया तो एक पे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, और दूसरे पे 20% की हानि हुई। पूरे लेन देन में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे प्रत्येक प्रिंटर को 12,000 में बेचा गया, यानी प्रत्येक प्रिंटर का विक्रय मूल्य क्या है, 12,000 है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो प्रिंटर 1 और प्रिंटर 2 लिख देंगे। 20% लाभ पर बेचा गया, तो 20% ज्ञात करेंगे। 20% मतलब 1/5। तो जो नीचे आता है वो क्रय मूल्य होता है, क्योंकि लाभ और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। लाभ हो रहा है तो प्लस इसमें जोड़ देंगे। जैसे 5 का 20% कितना है, 1 है। 5 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे। तो पहले प्रिंटर का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले प्रिंटर का क्रय मूल्य कितना है, 5 है। अब विक्रय मूल्य कितना है, लाभ हो रहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे,
6 हो गया। दूसरे प्रिंटर का देखते हैं। 20% की हानि होती है, तो 20% मतलब अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे, हानि हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो जो नीचे आता है वो क्रय मूल्य होता है, और जो ऊपर आता है वो हानि होता है। हानि कितना? 5 का 20% कितना है? 1 होता है। 5 का जब 20% निकालेंगे कितना होगा? 1 होगा। तो हानि कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो जब हानि 1 हो रहा है, क्रय मूल्य 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 में से 1 घटा देंगे, तो क्रय मूल्य 5 हो गया, विक्रय मूल्य 5 में से 1 घटा देंगे, क्या हो गया? 4 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक को 12,000 में बेचा है, प्रत्येक को 12,000 में बेचा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल सकता है, ये निकलेगा कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी प्रत्येक प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य अलग है, तो इनको समान कैसे बनाएंगे? तो 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे किसका? 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। एलसीएम 12 आएगा। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 दूना 12, 5 दूना 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? 15 और 12। अब विक्रय मूल्य क्या आ गया? समान आ गया। बोल रहा है पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ? 12 12 24। और टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ? 10 और 15 25। देखिए टोटल क्रय मूल्य यानी खरीदा कितने में था? 25 में। बेचा कितने में? 24 में। तो लाभ हुआ या हानि हुआ? हानि हुआ। तो कितने का हानि हुआ? क्रय मूल्य 25 का था, हानि कितने का हुआ? 1 का। इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। कितनी बार में गया? 4 बार में गया। तो कितना परसेंट हुआ? 4%। लेकिन 4% क्या है? हानि हुआ, क्योंकि 25 में खरीदा और कितने में बेचा? 24 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 4080 है, उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में ब्याज समान होगा? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला क्या है? पहला, जब इसी तरीके को अपनाइएगा जो पहला हम बता रहे हैं। जब राशि ब्रैकेट में मूलधन समान हो तो जब राशि ब्रैकेट में मूलधन तथा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज समान हो तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R1 इंटू T1 इज इक्वल टू R2 इंटू T2। ये कब होगा? जब राशि भी समान है। किसी राशि का इतना परसेंट ब्याज है, उसी राशि का, देखिए कह रहा है उसी राशि का, राशि भी समान है, अब ब्याज समान है, ब्याज भी समान है। जब राशि यानी मूलधन तथा साधारण ब्याज दोनों समान हो तो R1 इंटू T1 इज इक्वल टू R2 इंटू T2 होता है। तो R1 की वैल्यू 7.5, T1 की वैल्यू 8 ईयर, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, T2 की वैल्यू 5। 5 से कितनी बार में कटेगा? 15 × 5 = 75, 1.5। तो R2 इज इक्वल टू 1.5 से में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 12%। ये पहला तरीका, फर्स्ट मेथड है, जो आप
पलक झपकते ही कर लेंगे 2 मिनट में। दूसरा तरीका क्या है, कह रहे कि जब 7.5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 4080। फिर दोबारा से उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज समान हो रहा है, यानी यही साधारण ब्याज समान होगा किसके लिए, इसके लिए भी जिसका मूलधन क्या है, समान है, P इंटू आर निकालना है, इंटू टी की वैल्यू कितनी होगी 5 वर्ष अपन 100, अपन क्या हो गया 100 हो गया। आइए देखते हैं सेकेंड मेथड क्या बोल रहा है। सेकेंड मेथड बेसिक मेथड है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ब्याज है साधारण ब्याज 4080 दिया हुआ है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय, 7.5 इंटू समय कितना हो गया 8/100। अब ये कितनी बार में कटेगा यहां से, 8×5 = 40, 8×1 = 8, दशमलव हटा तो यहाँ नीचे 0 बढ़ गया, 25 यहाँ 75, 25 चौक 100, 40 बार में कटा। 3 से कितनी बार में कटेगा 170 बार में। तो P की वैल्यू क्या होगी 170 इंटू 40, 6800। ये क्या हो गया P, यानी राशि हो गई, मूलधन हो गई। अब कह रहा है उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज समान होगा। अभी भी ब्याज क्या है समान है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर ज्ञात करना है इंटू समय, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष अपन 100, 0 से 0 कैंसिल, 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 से 240 कितनी बार में कटेगा 12 बार में। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 12%। तब भी क्या होगा बी ऑप्शन सही। ऐसे भी कर सकते हैं, ये लेंदी मेथड है, आप इस तरीके से मत कीजिएगा। हम जो बताया पहला वाला कि जब राशि और क्या समान हो, साधारण ब्याज जब समान हो तो R1 T1 इज इक्वल टू R2 T2, उस पर रख दीजिएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी बेसिक से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक तरीका बताएंगे, फिर भी आपका 5 से 10 सेकंड बच सकता है इसमें। पहला मेथड क्या है, P एक कार्य को 7 दिन में करता है, Q इसी कार्य को 21 दिन में करता है। तो पहला मेथड हम आपको समझा दे रहे, इसी से आप करिएगा। जब भी क्या हो एक संख्या दूसरे को विभाजित कर दे, 7 इसको कितनी बार में विभाजित करेंगे 3 बार में, 7 × 9 = 7, 7 × 21। जब भी ये विभाजित कर दे तो बोले दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो जो समय निकालना रहेगा ना वो क्या कीजिएगा, जो बड़ी वाली संख्या है वो कुल कार्य हो जाएगी, और जितने बार में भाग गया 1 और 3 क्या हो गया 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 5.25, आंसर हो गया। क्या करेंगे, जब एक संख्या से दूसरी संख्या पूर्ण रूप से क्या हो गई कट जाए, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या लेंगे दिया है उसको जितनी बार में दोनों संख्याएं कटी उनका जोड़ ले लेंगे, 3 और 1 4, बड़ी संख्या को 4 से भाग दे देंगे, तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, दोनों मिलकर साथ में उस काम को इतने दिन में करेंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका वही बेसिक से, P जो है 7 दिन में, Q
21 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा? 21 आएगा। ये 3 क्या होगा? क्षमता होगा, और 1 क्या हो जाएगा? ये भी क्षमता हो जाएगा, और ये कुल काम है। और ये क्या है? क्षमता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर कुल काम बटा क्षमता। दोनों की क्षमता कितनी होगी? 4। तो कितनी होगी? 5.25। इससे भी आंसर आ गया। और ये आपका करीब 5 से 10 सेकंड बचाएगा, भले ही कितना स्मार्ट कैलकुलेशन क्यों ना कर दो। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं तब भी आपका 5 से 10 सेकंड बचाएगा ये तरीका। अगर नहीं अच्छे हैं तब तो आधा मिनट से ज्यादा आपका समय बचाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, एसएससी भी बहुत पूछता था पहले। देखिए दिया हुआ है 2 बसें एक टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। साइकिल पर विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाली व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 6 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलता है? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया क्या है कि एक कोई बस टर्मिनल है, यहाँ पे एक कोई बस टर्मिनल है, और यहां से बसें क्या होती हैं? 8 मिनट के अंतराल पे निकलती हैं। यहाँ पे बसें जो है 8 मिनट के अंतराल पे निकलती है। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। जब वो व्यक्ति स्थिर है तो वो देखता है कि हर 8 मिनट पे एक बस आ रही है, दूसरी बस जा रही है। मतलब एक बस आई, फिर 8 मिनट बाद दूसरी बस आई, फिर 8 मिनट बाद तीसरी बस आई। तो वो देखता है कि टर्मिनल से हर 8 मिनट बाद बसें क्या हो रही है? निकल रही हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति क्या होता है? चलने लगता है, किधर की ओर? टर्मिनल की ओर, साइकिल से। जब वही व्यक्ति साइकिल से टर्मिनल की ओर चलने लगता है तो जो बस इसको 8 मिनट पे मिलते थे, मतलब 8 मिनट के अंतराल पे उसको दिखते थे, वही बस अब कितने के अंतराल पे दिखने लगे? 6 मिनट के अंतराल पे दिखने लगे। मतलब क्या है कि पहले भी व्यक्ति, इनके बीच की दूरी इतनी थी, अब व्यक्ति क्या हो रहा है? वहां से यहाँ आ रहा है। पहले बस क्या होता था? यहां से वहां जाता था, अब व्यक्ति वहां से यहाँ आ रहा है। मतलब दूरी क्या है? समान है। दूरी क्या है? समान है। पहले बस यहां से यहां तक जाता था, तब व्यक्ति देख पाता था कि 8 मिनट के अंतराल पे बस मिल रही है। अब व्यक्ति क्या कर रहा है? साइकिल से खुद चल के आ रहा है, किधर? टर्मिनल की ओर। तो दूरी क्या है? दोनों के लिए समान है। जब बस जा रही थी, सिर्फ बस चल रही थी, तब भी इतना ही दूरी कवर कर रहा था। अब दोनों लोग चल रहे हैं, तब भी ये टर्मिनल की ओर आ रहा है, उतनी ही दूरी कवर करेगा। तो दूरी क्या है? समान है। तो जब दूरी समान होती है, ध्यान रहे, जब दूरी समान होती है जब डिस्टेंस क्या हो? समान हो, तो v और t एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर v का अनुपात दिया हुआ है तो उन दोनों को रेशियो को क्या कर दे? उल्टा कर दे, तो किसका रेशियो निकल जाएगा? t का। देखिए यहाँ पे जब से बस चल रहा था तो 8 मिनट में दिखाई दे रहा, तो हम इसको मान लेंगे बस का। यहाँ पे बस लिख लेंगे, ये बस हो गया, और ये बस प्लस साइकिल। साइकिल मतलब हम लोग मान लेते हैं बस प्लस साइकिल, या फिर बस प्लस मैन मान लेते हैं, मैन। इनका क्या दिया हुआ है? समय कितना लग रहा है? जब से बस चल रही है तो हर 8 मिनट में वही दूरी क्या कर ले रही है? कवर कर ले रही है। टर्मिनल से व्यक्ति तक कितने टाइम में पहुंच रही है? बस 8 मिनट में। लेकिन जब दोनों लोग चलने लग रहे हैं, मतलब बस भी उसके तरफ जा रही है,
व्यक्ति भी साइकिल से इधर आ रहा है, तब समय कितना लग रहा है? 6 मिनट लग रहा है। तो जब दूरी समान है तो समय का उल्टा क्या होगा? चाल होगा। तो चाल क्या होगा? 6 और 8। ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, 2 3 6 2 6 8, 4 बार में जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बस जो है 8 मिनट के अंतराल पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 2 बसें एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो जो बस की चाल हो गई वो कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 3 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा? 10 का। तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 का। कितना हो गया? 40। तो बस और आदमी का जो चाल है वो कितना है? 40 है। अब बस का चाल कितना है? 30 है। तो 40 में से 30 घटा देंगे, किसका चाल बच जाएगा? आदमी का। तो आदमी का चाल क्या होगा? 40 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन। दिया हुआ 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपए है। यदि 55 रुपए के साथ एक व्यक्ति उनमें शामिल होता है तो नया औसत क्या होगा? देखिए 12 व्यक्ति हैं, उनका औसत 49 है। जब भी कोई व्यक्ति शामिल होगा उसमें, अगर उसका औसत सपोज कर लीजिए 49 है, तो 13 लोगों का औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना औसत पहले है, अगर जितना औसत पहले है, अगर जो व्यक्ति जुड़ रहा है उसका भी उतना ही हो, यानी 49 ही हो, तो क्या होगा? औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो जुड़ रहा है 49 से कम है तो औसत क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर 49 से ज्यादा है तो औसत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 55.5 रुपए के साथ एक व्यक्ति उसमें शामिल होता है, तो देखिए ये क्या कर रहा है? औसत से ज्यादा लेके क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है। औसत से ज्यादा लेके शामिल हो रहा है, तो निश्चित तौर पे औसत क्या होगा? बढ़ेगा। औसत से अगर कम लेके शामिल होता तो औसत घटता, औसत से ज्यादा लेके शामिल हो रहा तो औसत बढ़ेगा। तो कितना ज्यादा है इससे? 49 से? 49 से ये ज्यादा है 6.5। 49 से कितना ज्यादा है? 6.5। 6.5 कब ज्यादा हो रहा है? जब कितने व्यक्ति हो जा रहे हैं? 12 पहले थे, एक और जुड़ जा रहा है। 6.5 की वृद्धि औसत में कब हो रही है? जब 12 व्यक्ति पहले थे और एक व्यक्ति और जुड़ जाए, 13 व्यक्ति हो जाते हैं। तो प्रति व्यक्ति के औसत में कितने की वृद्धि होगी? तो 13 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 13 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। कितना आएगा? 0.5। तो जो मूल औसत है 49, उसमें 0.5 जोड़ देंगे। कितना आ गया? 49.5। आंसर हो गया। देखिए ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। औसत 49 दिया 12 व्यक्ति का। 13वां व्यक्ति अगर 49 रुपए लेके इसमें शामिल होता है तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं होगा। अगर 49 से कम लेके शामिल होता है तो औसत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर 49 से ज्यादा लेके शामिल होता है तो औसत बढ़ जाएगा। आगे दिया हुआ यदि व्यक्ति 55 रुपए 5 पैसे 50 पैसे लेकर इसमें शामिल होता है तो औसत से कितना अधिक है? 6 रुपए 6.5 रुपए हो गया। एक व्यक्ति उसमें शामिल होता तो नया औसत क्या होगा? 6.5 रुपया क्या है? अधिक है। तो पहले 12 लोग थे, अब एक लोग और शामिल हो गया। कितने लोग हो गए? 13 लोग हो गए। तो प्रत्येक के औसत में कितना वृद्धि होगा? तो 13 से क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। तो प्रत्येक के औसत में कितने की वृद्धि होगी? 0.5 की वृद्धि होगी। तो पहले कितना था? 49,
अब 49 में 0.5 जोड़ दो, कितना आ गया 49.5, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, देखिए, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचकर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचकर, विक्रय मूल्य के 9/11, तो जो नीचे आएगा ना वो पहले का विक्रय मूल्य है, पहले का विक्रय मूल्य और इस समय का विक्रय मूल्य। पहले का विक्रय मूल्य कितना हो गया 11, अब उस विक्रय मूल्य के 9/11 पे बेचता है, यानी कि 9 पे बेचता। पहले कितना था 9 बिक्री था, अब कितना हो गया विक्रय 9 हो गया। पहले 11 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। मधु को 10% की हानि होती है, मधु को क्या होती है 10% की हानि होती है। अब क्या करता है, जब 9 में बेचता है तो मधु को कितने परसेंट की हानि होती है 10% की हानि होती है। तो हम जानते क्या है कि क्रय मूल्य बराबर, या फिर लिखें विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब लॉस अपन 100। विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य कितना ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, क्रय मूल्य x मान लेंगे, 100 माइनस लॉस कितना है 10%, ये कितना होगा 100 में से 10 घटाएंगे 90 हो गया, 90/100, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या हो गया 10। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 10 हो गया। पहले शुरू में विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य 11 था, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 9 हो गया। अब क्या कर रहा है, यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पे बेचती है, पहले यानी कि वास्तविक विक्रय मूल्य यही तो है, इसके 95% पर बेचती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका 95% क्या होगा इंटू 95/100, ये क्या होगा 11 × 55 का 5, 11 9 99, 99 5 104, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा गए, 10.45, 10 क्या हो गया 45 हो गया। तो बोला कि लाभ क्या होगा 10 क्रय मूल्य है और 10.45 में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितना हो गया 0.45, क्रय मूल्य कितना है 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 4.5%। बी ऑप्शन सही। देखिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 मीटर और 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर ट्रैक पर जा रही हैं, एक ही दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली रेलगाड़ी को 75 सेकंड में पार कर जाती है। ये 2 रेलगाड़ियां हैं, ये कितने मीटर है 400 मीटर है, ये 350 मीटर है। जब एक ही दिशा में जा रही हैं, जब एक ही दिशा में जाती है चाल क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो इतनी मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में चलते हुए तेज वाली रेलगाड़ी को तेज चलते हुए मतलब एक ही दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली रेलगाड़ी को
75 सेकंड में पार कर जाती है। तो समय क्या दिया हुआ है 75, तो समय बराबर दूरी, दूरी क्या होगा इन दोनों की लंबाई को लेंगे, तो 400 और 350 कितना होगा 750 बटा 4। जब ये दोनों एक ही दिशा में जाए, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई, पहले की लंबाई 400 मीटर और दूसरे की लंबाई 350 मीटर है, एक ही दिशा में जाती है। एक ही दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली रेलगाड़ी को 75 सेकंड में क्या कर दिया पार कर जाती है। तो जब एक ही दिशा में जाती है तो उनका चाल क्या होगा v1 माइनस v2, चाल क्या होता है घट जाता है। तो चाल इज इक्वल टू दूरी, दूरी क्या लेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे इनकी लंबाई को 750 अपन समय, समय कितना दिया हुआ है 75 सेकंड में क्या कर जाती है पार कर जाती है। ये कितनी बार में कटेगा 10 बार में। अब क्या कर रहे हैं वे विपरीत दिशा में पूर्व की ओर चाल से चलते हुए, अब क्या हो रही है ये विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब अगर ये इधर चल रही है तो ये इस दिशा में चल रही है, लेकिन उनकी चाल क्या है अभी भी समान है, एक दूसरे को पूरी तरह 15 सेकंड में पार कर जाती है। जब एक दूसरे के विपरीत चलती है तो उनका चाल क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो v1 प्लस v2, चाल इज इक्वल टू दूरी, दूरी कितना होगा 400 और 350 750 बटा समय, समय कितने सेकंड में पार करती है 15 सेकंड में। ये कितना हो गया 50 हो गया। जब भी देखिए आपको इस तरह का समीकरण मिले, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और x माइनस वाई इज इक्वल टू बी मिले, तो x का मान क्या करेंगे दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी a प्लस बी को जोड़ के आधा कर देंगे, जल्दी वैल्यू आ जाएगा। y का मान क्या होगा दोनों को घटा के आधा कर देंगे, ये आपका स्पीड बढ़ाएगा। देखिए ये v1 प्लस v2 है और v1 माइनस v2 है, तो v1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों को जोड़ के आधा कर दें, 50 और 10 60, 60 का आधा 30 होगा, यही तो किए हैं दोनों को जोड़ के आधा। v2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोनों को घटा के आधा कर दें, 50 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 40, 40 का आधा 20। अब कह रहे हैं दोनों का गुणनफल, तो v1 इंटू v2 30 इंटू 20 600। एक्चुअली क्या है यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये बना लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा इसमें।